संसद में आज बीजेपी की बड़ी हार हुई है। देखिए, परिसीमन को लेकर बीजेपी संविधान के अंदर संशोधन करना चाहती है, क्योंकि बिना संशोधन के परिसीमन हो ही नहीं सकता है। और इस परिसीमन के तहत ही 543 सीटों से सीधा 850 सीट बीजेपी जो है वो लोकसभा में करना चाह रही है। और सीटों का परिसीमन कुछ इस प्रकार है कि बीजेपी के शासित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन जगह जहां बीजेपी का दबदबा है, जहां आबादी का दबदबा है, वहां पे मध्य प्रदेश में सीट बढ़ जाएगी, राजस्थान में। लेकिन जो साउथ की राज्य है, स्टेट है, जहां आबादी कम है, क्षेत्रफल छोटा है, वहां की सीटें घट जाएगी। तो इसको लेकर ये बीजेपी की चाल बताई जा रही है कि बीजेपी आजीवन सत्ता में बने रहने के लिए 543 से 750-800 सीट जो है वो लोकसभा में करना चाहती है। हालांकि 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 नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनकी बड़ी फजीहत हो गई है, क्योंकि परिसीमन तभी हो सकता है जब संविधान में संशोधन होगा। और संविधान में संशोधन के लिए है 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य है। अभी जो है एनडीए के पास बीजेपी का सीट मिला करके 292 सांसद पुर रहा है, जबकि 2/3 बहुमत जो है भाजपा को इस वक्त चाहिए। 2/3 बहुमत का आंकड़ा मतलब समझिए कि तकरीबन 350 सांसद चाहिए, तभी जाकर संविधान संशोधन होगा और परिसीमन लागू होगा और बीजेपी कामयाब हो जाएगी जिस तरीके से वो चाह रही है 850 सीट को करना। लेकिन इस 850 सीट तक पहुंचने के आंकड़े को लेकर बीजेपी एक नए बिल को साथ में जोड़ रही है, जिसे महिला को आरक्षण देने जैसा बताया जा रहा है। विपक्ष हालांकि इसके अंदर घिरता जा रहा था कि क्या किया जाए, अगर विरोध कर देंगे तो कहा कि ये तो महिला विरोधी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो 543 सीटें हैं, इसी में आप 33% आरक्षण दे दीजिए। ये सीट क्यों बढ़ा रहे हैं अपने तरीके से आप, जिसमें सीधा आपका फायदा होगा, आजीवन आप सत्ता पे बने रहेंगे, कुछ इस प्रकार का परिसीमन आप कराएंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं कि कैसे विपक्ष की संसद के अंदर जीत हुई और कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो है बड़ी हार हुई। एक तो आंकड़ा का खेल है कि आंकड़े के खेल पे नहीं पहुंच सकी। उससे पहले आपको बताते हैं एम के स्टालिन तमिलनाडु सदन के अंदर मौजूद नहीं है, वो मुख्यमंत्री है वो, लेकिन इन्होंने भारी विरोध जताया है। कैसे विपक्ष गोलबंद हुआ वो आपको समझाते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो है तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने सबसे पहले सभी स्टेट को, 5 स्टेट हैं कहां, साउथ में, सभी स्टेट को पत्र लिखा और सभी स्टेट के सीएम को कहा कि इसको लेकर एकजुट होइए, जिसके अंदर चंद्रबाबू नायडू भी हैं। उनको पत्र लिखा कि भारी विरोध करना है इसको लेकर के। तो ये मामला पहले हुआ। ये पत्र आप तमाम देख सकते हैं कि रेवंत रेड्डी ने तमाम सीएम, जो साउथ के सीएम है, 5 राज्य आते हैं साउथ में, सभी को पत्र लिखने का काम किया। और इनके पत्र पे जवाब देते हुए स्टालिन ने भी कहा, डियर ब्रदर रेवंत रेड्डी, आवर यूनिटी इज टू प्रोटेक्ट आवर स्टेट राइट्स एंड सिक्योर ए जस्ट एंड इक्विपमेंट फ्यूचर। तो ये जो है साथ खड़े होने की बात करें। हालांकि देखिए, एम के स्टालिन अलग पार्टी से है, कांग्रेस एम के स्टालिन के खिलाफ लड़ती है चुनाव वहां पे, लेकिन फिर भी साथ जो है वो साउथ की बात आई तो एक साथ खड़े हो गए, ये देखने को मिला। उस बीच बता दे रहे हैं कि एम के स्टालिन, क्योंकि सदन में आते हैं कि सदन में क्या कुछ हुआ आज, लेकिन एम के स्टालिन ने अपने आवास पे काला झंडा फहरा दिया। इस स्क्रीन पे विजुअल आप देख पा रहे होंगे। एम के स्टालिन ने इस बिल की कॉपी को सरेआम जला दिया और खुद भी जो है काला शर्ट पहनते हुए दिखे। तो एम के स्टालिन ने भारी विरोध किया और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन इतना टाइट करने की उन्होंने बात कही कि इतना जोरदार विरोध करेंगे कि पूरा स्टेट जो है वो जाम हो जाएगा। देखिए, स्टालिन ने वीडियो जारी किया, संदेश जो अलग भाषा में है, तमिल भाषा में, जो हम आपको बताते हैं क्या उन्होंने किया कि अगर राज्य को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम उठाया गया तो तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा, जिससे पूरा राज्य ठप हो जाएगा। स्टालिन ने कहा है कि जब प्रक्रिया में गोपनीय बढ़ती जाती है तो इससे गंभीर खतरे की आशंका और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि दक्षिण राज्य के लोग गहरी चिंता में डूबे हुए। तो एम के स्टालिन ने वीडियो जारी करके साफ कहा कि इसका ऐसा विरोध करेंगे कि पूरा स्टेट जाम हो जाएगा। आगे वो नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अगर तमिलनाडु प्रभावित हुआ तो हम पूरे देश को ध्यान इस ओर दिलाएंगे। प्रधानमंत्री जी, मैं दोहराता हूं, तमिलनाडु की ओर से आपको यह अंतिम चेतावनी है कि तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। तो ये एम के स्टालिन ने कहा। अब आते हैं सीधा सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, सदन के अंदर विपक्ष किस तरीके से बातचीत किया वो आपको बताते हैं। ये विजुअल आप देखिएगा, ये सदन की आज कार्रवाई चल रही है, उससे एक दिन पहले रात में, आज रात में मल्लिका अर्जुन खड़गे के घर के बाहर की यह तस्वीर है,
देख सकते हैं पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो गया। तो रणनीति पहले तैयार कर ली गई थी, क्योंकि सबको पता था कि कल सुबह जो है 3 बिल लेकर सदन में आया जाएगा। तीनों बिल के बारे में बता देते। देखिए, पहला है संविधान के अंदर संशोधन, फिर इसके बाद परिसीमन विधेयक लाना, और जो है केंद्र शासित प्रदेश कानून, ये और महिला को जो आरक्षण वाला मामला है वो कानून लेकर के आना। तो ये जो है वो लाना चाहती है कौन? बीजेपी लाना चाहती है। उसको लेकर पहले ही गोलबंद विपक्ष हो गई थी। अब आते हैं सीधे सदन में क्या कुछ हुआ। देखिए, सदन में सबसे पहले माइक ऑफ हुआ। अखिलेश यादव जब बोलना शुरू किए तो उनका माइक जो है बंद कर दिया गया, ये देखने को मिला। पहले देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव का माइक बंद किया, फिर कांग्रेस का क्या पक्ष था वो आपको सुनवाते हैं। किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना। चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष। तो देखा आपने, अखिलेश यादव का माइक बंद हुआ। फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो है गगोई बोलते हैं, और उनका कहना सीधे है कि 543 जो सीट है उसमें 33% आरक्षण महिला को दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो क्रोनोलॉजी लगा करके आरक्षण की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के गौरव गगोई कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है, ये आपकी मंशा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो है वो भी जो है जोरदार बहस किए। उसके बाद सुनाते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले धर्मेंद्र यादव को सुनिए कि धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी, एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। इसलिए सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, परिसीमन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए, देश के अंदर लागू किया जाए। सदन में पूरी चर्चा के बीच अखिलेश यादव अचानक से खड़े होते हैं, और अखिलेश यादव जो है वो क्या कहते हैं जरा सुनिए, और अखिलेश यादव के जवाब में क्या कुछ जो है अमित शाह कह रहे हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने महिलाओं के ऊपर कहा। अब आपको सुनवाते हैं अमित शाह क्या कह रहे हैं। जरा सुनिए अमित शाह को कि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है, और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है, और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है।
बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि इस सदन को चालू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर नहीं दिखे। सीट उनका खाली रहा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को अभ्यास हो गया था कि ये बिल जो है पास नहीं हो पाएगा, इस बिल पे हमारी हार हो जाएगी। हालांकि कल भी इस बिल पे चर्चा होनी बाकी है, लेकिन जो आंकड़े का गणित है, आंकड़े का जो खेल है, जो संविधान के अंदर संशोधन ये करना चाहते हैं, वो संशोधन नहीं हो सकेगा क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट दिख रहा है। आंकड़े का गणित हमने आपको समझाया कि इन्हें चाहिए 350 सांसदों की संख्या, 2/3 जो है बहुमत होगा, तभी संविधान के अंदर संशोधन होगा। और एनडीए के पास मतलब अभी 292 जो है वो सांसद है। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया की एक बड़ी जीत है, और एक बड़ी जीत तब संभव हुई जब कांग्रेस जो है एक दिन पहले ही सभी विपक्षी नेताओं को बुलाकर अपने आवास पर बातचीत करके एकजुट हुई। और उस एकजुटता का ही निशानी है कि आज अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस सब जो है वो इस बिल के सामने जो है वो दीवार बन करके खड़ी हो गई। इस परिसीमन को लेकर कपिल सिब्बल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। सुनिए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। चलिए इस बात को भी छोड़ दीजिए, फिर आगे क्या करने क्या रहे हैं। जब इनको इस बात का फायदा होगा तो डिलिमिटेशन में ये भी तय करेंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में क्या बाउंड्री होनी चाहिए। यही डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, वो भी इनके हाथ में है, बिकॉज इनके हाथ में पॉकेट वीटोज हैं, लाइक CEC is a pocket veto, and the chairman of the delimitation commission will also be a pocket veto. जो चाहेगा, right, whatever they want will be done, right, and we've seen that happen with a very renowned retired judge of the Supreme Court of India, both in Jammu and Kashmir as well as in Assam. That's how the delimitation process has been done. So, therefore, in exercise of these pocket vetoes, they will decide which constituencies are more favorable to them in terms of that exercise. जब परिसीमन होगा तो कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में इनको फायदा होने वाला है, वो चेयरमैन डिलिमिटेशन द्वारा अपने फायदे के लिए वो काम करेंगे। जो बाउंड्री होगी उसमें बदलाव लाएंगे ताकि उनको राजनीति में फायदा हो। कुल मिलाकर साउथ के जो 5 राज्य हैं, उस 5 राज्य एकजुटता के साथ खड़े हैं। जो नायडू हैं उनको लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कुछ करेंगे, लेकिन मोदी सरकार का जो नया बिल है उसके तहत जो 850 सीट वो करना चाहते हैं, उससे ये दिखता है कि मोदी सरकार आजीवन कुर्सी पे बने रहने जैसा कोई एक बिल लेकर के आ रही है, जिसका जो है विपक्ष विरोध कर रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो से। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।